बाबू पी रमेश ने कहा कि अच्छे स्कूल हमने यहाँ शिफ्ट कर दिए तो इस पे मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है इस बात पे, क्योंकि मेरे सारे स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। एटीएथ इंडिपेंडेंस डे पर, 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि उम्र में बड़ी हूँ तो बहुत आशीर्वाद भी उन सब के लिए जो मुझसे छोटे हैं, और बधाई उनको जो मुझसे बड़े हैं। प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत जी पूरे जोश के साथ हर वर्ष की तरह अपना भाषण देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और बागडोर संभाले हुए हैं। प्रोफेसर कार्तिक दवे जो बिल्कुल तैयारी नहीं करके आए थे, पर तैयारी से ज़्यादा थे, पर थोड़े से गंभीर थे आज, तो वो गंभीरता जो कार्तिक के स्वभाव में नहीं है आज ज़्यादा नज़र आई। राजीव जी हमेशा की तरह, और आपका भाषण नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी कमी लग रही है कि आपको भी यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि जो मातृभूमि के लिए बहुत भावना रखते हैं उन्हें मौका मिलना ही चाहिए। तो मेरे भाषण के बाद 2 शब्द आप ज़रूर कहिएगा। प्रोफेसर बाबू पी रमेश, आपने कारोबार संभाला है कि करमपुरा कैंपस का। करमपुरा कैंपस अब साइज़ में बहुत बड़ा हो गया है। इट्स अ वेरी बिग कैंपस नाउ, ऑलमोस्ट इक्वेटिंग द नंबर्स इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स एट केजी कैंपस नाउ. The deans, directors, faculty members, staff, and I can see almost representation from everywhere. The students are there. हमारे जो गार्ड्स हैं वो हर वर्ष विजिबली नज़र आते हैं स्वतंत्रता दिवस पे। उनको बहुत स्पेशल बधाई मेरी तरफ से, क्योंकि उनकी तैयारियां 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। जिस जोश के साथ वो परेड का और एनसीसी का में पार्टिसिपेट करते हैं और उस भावना के साथ खड़े होते हैं। आप लोग आज बहुत स्मार्ट और बहुत हैंडसम लग रहे थे। मेरी तरफ से आप लोगों को स्पेशल बधाई है। Our hearts are always filled with lot of reverence for our flag. आज झंडा फहराते हुए ये भावना मन में आती है कि हम कितने महान देश में पैदा हुए, कितनी डीप सभ्यता और संस्कृति के का हिस्सा हैं। ये नहीं है कि पूर्वजों ने हमें जो दिया हम उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट our 15th of August is like a stamp on our heart, on our soul, on our mind, that we are free today. And we do remember and acknowledge all the time that this date in our calendar is remembered forever by all of us from time to time. And not only on the occasion of 15th August, but on all other occasions as well. Muhammad bin Qasim, who was the first invader who came invading in 712, he defeated the king Dahir and he established his rule in Sindh and Multan. After that, 500 years of gap in history which we do not know of. Which we do not know of when I say that. आज इतिहास की बात करने का दिन है, इसलिए इस सब चीज़ों की मैं बात करना चाहती हूँ। आज अपनी हिस्ट्री को खोद के जानने का दिन है और समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को उसी तरह से समझें जिस तरह से इतिहास रचा गया था, ना कि उस तरह से समझें जिस तरह से इतिहास लिखा गया है। तो ये 500 वर्ष का जो कालखंड था, इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए, पर हम लोगों को इतिहास में कभी पढ़ाए नहीं गए। और कितना बड़ा इनजस्टिस है नेशन के साथ, कितना बड़ा धोखा है देश के साथ जब हमने ये किया। जिन्होंने किया उनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी। और इस बीच में हमारे देश के योद्धाओं ने, वीरांगनाओं ने जो सैक्रिफाइसेस की, उसका रेफरेंस भी रेफरेंस के तौर पे तो है,
पर उस भावना के तौर पे नहीं है जिस भावना के तौर पे हमें इतिहास में उसे पढ़ाया जाना चाहिए था। तो जब हम बात करते हैं, आप कभी चैट जीपीटी पे भी देखेंगे और सर्च इंजन्स पे भी देखेंगे, क्योंकि हमारी हिस्ट्री का बहुत सारा डेटा इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा नहीं लिखी गई है और वो मीडिया में अवेलेबल नहीं है, सोशल मीडिया में। तो कुछ भी क्लेम जब हम इतिहास के बारे में करते हैं तो उसका बीच बीच का सा इंटरप्रिटेशन उसमें आ जाता है, बीच बीच का सा इंटरप्रिटेशन उसमें आ जाता है। रीज़न क्या है कि उसके इतिहास जो लिखे गए और जो समझे गए, जो वेस्टर्नर से लिखे और समझे, उसके बीच में बहुत बड़ी एक दीवार है समझने और सूझबूझ की। जौहर इतिहास में ना कभी हुआ है, ना कभी होने की संभावना है, ना किसी ने इस तरह का अत्याचार समाज में देखा होगा जो हमारी वीरांगनाओं ने जब अपना बलिदान दिया। और ये कहा जाता है कि कुछ 5, 7, 10 ही जो हैं जौहर हुए, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं, बार बार बोलते हैं, जो बार बार हिस्ट्री को लिख चुके हैं। पर छोटे मोटे रेफरेंसेस को करते हुए, और बहुत सारा रेफरेंसेस डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसके बाद भी 70+ के करीब जौहर के बारे में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जो हिस्ट्री की बुक्स में आज तक भी नहीं आए हैं। तो जो पहला जौहर हुआ चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, ये सबको मालूम है, 1303 में। दूसरा जौहर हुआ 1535 में, बहादुर शाह जो गुजरात के थे उनके समय में। आप देखिए स्प्रेड कहाँ कहाँ है इस जौहर का। जब कहा जाता है कि जौहर तो सिर्फ राजपूत शासक जो राज्य थे उन्हीं में हुआ, ऐसा नहीं था। थर्ड जौहर हुआ चित्तौड़गढ़ में अकबर के समय में। अकबर महान, द ग्रेटेस्ट नेशनल हीरो ऑफ द कंट्री, उसके समय में 1568 में। और जौहर्स वेर परफॉर्म्ड इन जैसलमेर, इन रणथंबोर, इन मालवा, इन कर्नाटका, और ये चलते चले गए। और उन रेफरेंसेस को जो मैंने कहा 70+ रेफरेंस जिन डॉक्यूमेंटेड हैं, वो आज तक हिस्ट्री में नहीं पढ़ाए जाते हैं, ना ही बताए जाते हैं। वो इतिहास के साथ कितना बड़ा धोखा है। ये जब इन्वेडर्स के रूप में भारत में आए तो इन्होंने सबसे पहले हमारी संस्कृति, हमारा लिटरेचर, हमारी कलाकृतियाँ, हमारा बहुत बड़ी सभ्यता, इतनी मैच्योर सभ्यता जो हम कहते हैं इजिप्शियन हैं, मेसोपोटामियंस हैं, और बाहर के सभ्यता को हम इतना अप्रिशिएट करते हैं, अगर हम कंपेयर करें तो हमारे सभ्यता के आगे वो टिक भी नहीं पाएंगे। हमारे पास डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर, साहित्य इतना वाइड, इतना ज़्यादा था। उसके बाद भी हमने देखा कि आज जब हम देखते हैं, आप सबको मालूम है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जलाई गई, हमारे साहित्य जलाए गए, हमारी मूर्तियों का खंडन किया गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे लोगों को मारा गया, हमारी औरतों के साथ रेप हुआ। हमारी औरत क्यों हुआ ये सब, इस पे हम बात करेंगे आज का दिन इन सब चीज़ों पे बात करने का है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो मोहम्मद बुख्तियार खलजी ने जलाई, वो 3 से 6 महीने तक जलती ही रही। आप सोचिए कितना लिटरेचर वहाँ रहा होगा कि 3 से 6 महीने तक वो जलती रही, जब तक कि वो एशेज़ में बदल नहीं गया। उसके बाद विक्रमशिला में भी बख्तियार ने ही जलाया। उसने वहाँ खंडित किया किन चीज़ों को, उसने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ को किया, क्योंकि उन दिनों में बुद्धिज़्म का देश में बहुत प्रभाव था। और बुद्धिज़्म के जितनी मोनेस्ट्रीज़ थी, विमेन मोनेस्ट्रीज़ भी बननी शुरू हो गई थी समय के साथ साथ। तो विमेन स्कॉलर्स भी बहुत थी जो मोनेस्ट्रीज़ में रहती थी, और उनके साथ रेप किया गया, उनको मार दिया गया। तो आप सोचिए कि मोनेस्ट्रीज़ में तो हम ये मानते हैं कि वहाँ तो बहुत पायस लोग होते हैं, जहाँ जाके वो सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उनके साथ भी इस तरह का बर्ताव किया गया। औदंतपुरी जो है बुद्धिस्ट सेंटर था बिहार में, वहाँ भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मारा गया। जगदाला करके एक जगह है बिहार में ही,
वहाँ पे जब टर्क्स आए तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले जो इन्वेडर्स आए हैं वो तो इनको रौंदते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने यही काम किया। क्यों किया इस पे मैं बाद में बात करूँगी। और वो करते चले गए। इतना कुछ रौंदने के बाद, इतनी संस्कृति पे प्रहार होने के बाद आज भी हम इतने ट्रेडिशनल कैसे हैं, क्यों हैं? कोई बता सकता है? कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, हमारे लिटरेचर को जला दिया गया, हमारे एक अच्छी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया समय के साथ। तो कहाँ से हम ये सब आज भी देखते हैं कि हम बहुत बहुत deep rooted in our consciousness, we have that sabhyata right here, that culture and civilization right here in our mind, in our families, in our temples, in our way of living, in our style. कहाँ से हुआ ये सब? ये सब sacrifices उन लोगों की है जो गुरुजन थे समाज के, जो शिक्षक थे समाज के। यूथ की बात बार बार हो रही थी, आपको बड़ी हैरानी होगी कि उस समय में यंग बच्चे जो हैं उनको शिक्षा दी गई वेदों की, और जवान जवान से बच्चे 12-13 साल के बच्चों को वेद की शिक्षा दी गई, उपनिषद की शिक्षा दी, उनको रटाया गया बाय वर्च्यू ऑफ स्मृति और श्रुति। आपने ये सब पढ़ रखा है। तो स्मृति और श्रुति के द्वारा उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनके व्यवहार में और कंडक्ट में, समाज में, कम्युनिटी में, सब जगह लोगों ने प्रण लिया कि हम अपनी संस्कृति को ख़त्म नहीं होने देंगे। बाय वर्ड ऑफ माउथ, हर परिवार में, हर मंदिरों में, हर कम्युनिटी की गैदरिंग में बार बार हमारी अपनी ही ट्रेडिशंस की बात होते होते ओरली हमने इसको ट्रांसमिट किया। और आज भी हम ये माने जाते हैं कि भारत जो है, इट इज़ नॉट द कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स। इंडिया कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नहीं है, कंटिन्यूटी ऑफ कल्चरल कंटिन्यूटी का एक कलेक्टिव फोर्स है। जो ये यंग बच्चे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनको ये शिक्षा दी गई, एक टाइटल दिया जाने लगा है। वो टाइटल था द्विवेदी। द्विवेदी का मतलब था वो स्कॉलर जिसने 2 वेदों का ज्ञान था। त्रिवेदी उसको टाइटल दिया गया जिनके पास 3 वेदों का ज्ञान था। चतुर्वेदी उसको दिया गया जिनके पास 4 वेदों का ज्ञान था। शास्त्री उनको कहा गया जिनको शास्त्रों का ज्ञान था। वैद्य उनको कहा गया जिनको वेदों का और मेडिसिन्स का ज्ञान था। तो आप सोचिए, ये टाइटल्स थे, ये कोई कास्ट नहीं थी। आपको बार बार एक ही बात बताना चाहूँगी कि ये टाइटल्स थे, स्कॉलरली टाइटल्स उन लोगों को दिए गए थे जिनको रिजिड कास्ट में बांट दिया ब्रिटिशर्स ने आके। मैं उस पर भी आज बात करूँगी। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, बैटल ऑफ प्लासी हम सबको पता है, आपके हिस्टोरियन बहुत सारे बैठे हैं। तो जो सिराजुद्दौला था उसके पास 50,000 की फॉर्मिडेबल फोर्स थी, जिसमें आर्मी थी, इन्फेंट्री थी, आर्टिलरी थी, कैवेलरी थी। और बंगाल जो है वो ट्रेड सेंटर था, ट्रेड का सेंटर था और फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर था। तो जब रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि इस रास्ते से हम भारत में एंटर करें, तो जैसे ब्रिटिशर्स का स्वभाव था कि मर्सीलेस होते हैं, चीट करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो उन्होंने मीर जाफ़र जो उनका कमांडर इन चीफ का, उसे खरीद लिया। और रॉबर्ट क्लाइव के पास अपने जो सोल्जर्स थे वो सिर्फ 900 थे। 2100 सोल्जर्स उसने मर्सिनरीज खरीदे जो हमारे भारतीय थे। और उनको फंडिंग किसने की? जगत सेठ एक कंपनी होती थी उस ज़माने में, वो फाइनेंशियल फर्म थी। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी उभरते उभरते एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बन गई, इसी तरह भारत में भी हमारे फाइनेंशियल सेंटर्स थे, हमारी भी कंपनीज थी। तो ये जो जगत सेठ हैं, इनकी फाइनेंशियल कंपनी थी और जगत सेठ ने इस मुहिम को, इस सारी बैटल को फंड किया, रॉबर्ट क्लाइव को पैसे दिए।
और वो 2100 सोल्जर्स को जिसको रेस किया वो मर्सिनरीज हमारे भारतीय ही थे। भारतीय का मतलब जो बंगाल वासी थे। और इसी तरह से बड़ी आसानी से क्लाइव ने जो है कब्ज़ा किया और बाकी हमें पता है कि स्टोरी ब्रिटिशर्स की कहाँ से कहाँ हम पहुँचे हैं। बैटल ऑफ बक्सर जब हुई 1764 में, तो शाह आलम ने ये डिसाइड किया, इतना प्रेशर हो गया, आप सोचिए ज़रा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम करने का तरीका ऐसा था कि वो सबसे पहले रेवेन्यू के सिस्टम पे चोट मारते थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो दीवानी राइट्स हैं, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन के, टैक्स कलेक्शन के, फाइनेंसेस के, वो सारे राइट जो हैं उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर के बाद शाह आलम से ले लिए। आप सोचिए ये कितना माइंडलेस, यूजलेस डिसीजन था कि आपने उठा करके, जिससे आपका राज्य चलना है, जिससे आपका रेवेन्यू आना है, आपने उसकी कलेक्शन का जिम्मेदारी जो है उनको दे दी। तो ये कहना कि ये किस तरह से ब्रिटिशर्स एक्सपैंड हुए, हमारा नुकसान, भारत का नुकसान जितना ब्रिटिशर्स ने किया, किस लेवल पे किया, और इस एक्सपेंशन के लिए उनको बहुत समय लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बन गई थी और 1947 तक आते आते इनका एक्सपेंशन बाकी जगहों में भी हो रहा था, तो भारत में भी वो हर जगह मूव करते करते बहुत लंबे समय बाद वो इस्टेब्लिश हुए, क्योंकि उन्होंने जब कॉलोनाइज़ किया किसी भी देश को तो उसको जड़ों से उखाड़ा। उनका काम था जड़ों से उखाड़ने का और सारी इकोनॉमी को कैप्चर करते चले गए। हमारे जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आई थिंक आपको बहुत लोगों को समझ होगी कि लंदन जो है या इंग्लैंड जो है उस समय बहुत वेल्दी नेशन नहीं था। आई होप यू ऑल हैव रेड हिस्ट्री। और पुअर तो नहीं कहेंगे बट पॉवर्टी ग्रस्त ही था, लंदन पॉवर्टी ग्रस्त ही था। और दैट इज़ हाउ वी कॉल दैट लंदन इज़ द सिंक होल ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। जो हमारे यहाँ से चुरा के ले जाया गया उससे लंदन सिटी को बनाया गया। इंग्लैंड का कोई ज़्यादा फ्लरिशिंग ट्रेड नहीं था, ट्रेड सेंटर्स नहीं थे। हमारे भारत में आगरा, लाहौर, अहमदाबाद, सूरत और दिल्ली बहुत बहुत बड़े ट्रेड सेंटर्स थे। तो हम बहुत बार मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि यंग बच्चे कोहिनूर डायमंड को लेके, कोहिनूर हीरो को लेके थोड़ा मजाक सा बनाते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं। मैंने कोहिनूर देखा है म्यूज़ियम में, तो कोहिनूर की जो वेट है 105.6 कैरेट उसका वैल्यू ऑफ कोहिनूर है। और कोहिनूर जो वहाँ म्यूज़ियम में है उसको काट दिया गया था, इट हैज़ बिन कट। प्रॉबेबली जब दिलीप सिंह से लिया गया, ये महाराजा दिलीप सिंह ने जब ये ब्रिटिशर्स को बेचा उस समय उसको शायद कुछ पोर्शन उन्होंने काट दिया और रख लिया, तो अब इट कट फॉर्म में कोहिनूर वहाँ म्यूज़ियम में है। एस्टिमेटेड हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ कोहिनूर टुडे, आज के समय में, इट इज़ बिलीव टू बी बिटवीन $100 million टू over $1 billion even today। तो आप सोचिए कि हमारे साथ कितना अन्याय हुआ। और आज के समय में जब हम बड़े सिविलाइज्ड वर्ल्ड में सोचते हैं कि दुनिया बहुत ही डेमोक्रेटिक सिस्टम में आ गई है, रिपब्लिक सिस्टम में है, आज भी कोहिनूर हमारे यहाँ वापस नहीं आया है। गवर्नमेंट्स ने कभी एफर्ट नहीं लगाए कि कोहिनूर को वापस ले लें। अरे चोरी किया हुआ माल है, कोई हमने आपको गिफ्ट में नहीं दिया था, चोरी करके आप ले गए हैं, अब तो वापस करें उसको। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी जो है वो एक रिसर्चर ने 2018 में करी, बहुत ही रीसेंट है वो स्टडी। उस रिसर्चर का नाम है उत्सा पटनायक, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है, और उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया, रिविजिटिंग द ड्रेन, द इंडियन स्टोरी।
तो जब वो पेपर प्रेजेंट किया गया, आज के समय में सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड पेपर ऑन इंडिया यही है। और उसने कहा, एंड हर रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन द ट्रेड एंड रेवेन्यू डेटा, टैक्स डेटा एंड ट्रेड रिकॉर्ड्स फ्रॉम 1965 टू 1938। 38 के बाद की बात उसने नहीं की है, शायद एक्सेस टू डेटा नहीं रहा होगा। उसने कहा कि 45 ट्रिलियन डॉलर्स के वर्थ वैल्यू का सामान और कैश भारत से ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गए। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने लोगों को उन्होंने मारा, हमारे भारतीयों को मारा किसी ना किसी प्रीटेक्स्ट पे, तो उसका नंबर पहले 35 मिलियंस कहा जाता था। कुछ साल पहले डिस्कशन में कहते थे 35 मिलियन है, पर अब क्योंकि वेस्टर्न रिसर्चर्स होने लग गए हैं, वहाँ के लोग भी काम करने लग गए हैं, और ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ही बताया कि ये 50 मिलियन से ज़्यादा के लोगों को मारा ब्रिटिशर्स ने उस समय में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके रिसर्चर्स कह रहे हैं। सो इन सब की बात करनी आज के दिन बहुत ज़रूरी है। और we are also remembering the horrors of partition on 14th of August now. That remembrance is very important. इसलिए important है, जो पाकिस्तान से भारत में भारतीय आए, वो भारतीय हैं, भारतीय थे, उनको हम रिफ्यूजी करके कितने साल तक उन्हें बुलाते रहे। अपने ही देश में वो शरणार्थी हुए, अपने ही देश में वो रिफ्यूजी कहलाए, अपने ही देश में तिरस्कृत हुए, और उनके साथ जो जर्नी थी उनकी, दे डिड बाउंस बैक, दे आर द फॉर्मिडेबल कम्युनिटी टुडे, बट व्हेन दे केम हियर दे हैड टू स्ट्रगल सो मच। तो आप सोचिए कि 20 मिलियन माइग्रेशन हुई यहाँ से वहाँ। ये भी हमारे इतिहास में, इंसानी इतिहास में शायद ही एक एग्जाम्पल है जो इस तरह से एक्सोडस हुआ। हम ह्यूमन एक्सोडस की बात बहुत रिसर्च में कहीं कहीं करते हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बच्चों को, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को इंडियन ब्रिटिश हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है, एक लाइन भी नहीं पढ़ाई जाती है वहाँ। और ये अब हमारी एफ़र्ट है, हमारे स्कॉलर्स की एफ़र्ट है, जो उन्हें बताना चाहती है कि इंडियन ब्रिटिश हिस्ट्री को भी पढ़ाया जाए उनके बच्चों को, और बताया जाए कि आने वाले समय में वो भी लेसन लें और हम भी लेसन लें, और हम भी अपने अपने वर्ल्ड स्टेज पे अपने आप को हम रीवैम्प करें। कल्चरल नेशनलिज्म को हमारे को ख़त्म करने की कोशिश की। As I said, we are not simply the collection of states or districts or villages. We are the collection of, we are the people with Indic consciousness. और वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना हमारे अंदर 24 घंटे रहती है। हम कितने भी वेस्टर्नाइज हो जाएं, पर फिर भी हम उतने वेस्टर्नाइज नहीं हो पाते हैं जितना कि वेस्टर्नर्स हैं। आप सोच नहीं सकते कि उनके वेस्टर्नाइजेशन के कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए हैं। मैंने जैसे कि बताया कि हम लोग सरवाइव किए रहे। बहुत रिसेंटली मुझे मौका मिला उज्जैन जाने का, और अंदर तक मेरी आत्मा इतनी परेशान हुई देख करके, सुन करके। उज्जैन यूज्ड टू बी द बिगेस्ट रिलीजियस, हिस्टोरिक एंड एजुकेशन सेंटर ऑफ द ओल्डन टाइम्स। इल्तुतमिश ने उसको रैवेजेस में कन्वर्ट किया, और महाकाल के मंदिर को तोड़ फोड़ करके बिल्कुल एक एक पत्थर तक उसका हिला दिया, और 500 वर्ष तक वहाँ महाकाल मंदिर को रिवैम्प और रिवाइव नहीं कर सके, क्योंकि हमारे अपना रूल नहीं था वहाँ पे। ये तो मराठास आए, और मराठास ने आने के बाद वहाँ पे ये स्थापना की, और बाकी हिस्ट्री है, आप सब जानते हैं। सावित्रीबाई फूले का कंट्रीब्यूशन, औरों का कंट्रीब्यूशन हम सब समझते हैं, और मैडम होलकर का कंट्रीब्यूशन। तो 500 साल तक
हम इतने नंबर में थे तो भी हम कुछ नहीं कर पाए। 500 वर्ष तक हम कुछ नहीं कर पाए। आज महाकाल जाएं तो 1 से 1.5 लाख पिलग्रिम रोज़ आता है। उस समय में जब लोग बहुत बहुत धार्मिक होते थे, कहाँ हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है कि हमें क्या बनना है आने वाले समय में। तो दूसरी बात है कि हमें पढ़ाया गया कि रामायण महाभारत जो है इमेजिनेशन है, ये तो एपिक्स हैं, ये तो मिथ है, हर जगह पढ़ाया जाता था हमें। और मैंने खुद हिस्ट्री में स्कूल में यही पढ़ा। और रामायण को हिस्टोरिकल टेक्स्ट समझ के नहीं पढ़ाते हैं हम। आपको मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि उज्जैन में मैं एक आश्रम में गई, सांदीपनि आश्रम में गई मैं। सांदीपनि आश्रम वो आश्रम था जहाँ भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी कलाएं सीखी थी। आपने सुन रखी हैं कलाएं, विद्याएं और कलाएं। 18 कलाएं और 64 विद्याएं उन्होंने वहाँ सीखी। तो मैं उस आश्रम में भी हो कर के आई। और जब वहाँ गई तो वो रिवाइव हो कर के आश्रम बहुत एक्टिवली उसको चलाता है। वहाँ स्टूडेंट्स भी हैं, डिप्लोमास भी हैं, सब कुछ है। परंतु जब मैंने उन कलाओं को और उन विद्याओं को डिस्प्ले पे देखा और समझा, तो वो सब कलाएं और विद्याएं वो हैं जो आज हम स्किल्स की बात करते हैं। When the kind of skills we are talking today, उन सब स्किल्स की बात वहाँ की गई है, जिसमें आर्किटेक्चरल प्लानिंग, आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग, फ्लोर प्लानिंग, रूफ प्लानिंग, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, आपकी इंटीरियर डेकोरेशन, ज्वेलरी का नॉलेज, हर चीज़ के नॉलेज की बात उन कलाओं में की गई थी। मुझे नहीं पता था जब तक मैं सांदीपनि आश्रम नहीं होके आई। तो इस तरह बातें थी, हम समझ रहे थे, सोच रहे थे और बात कर रहे थे कि इतने कलाएं हैं, इतनी विद्याएं हैं, पर वो कलाएं विद्याओं का आज भी इतना रेलेवेंस है। वो सब वहाँ सिखाई जाती थी और हमें ये पढ़ाया गया कि ऐसा कुछ भी भारतवर्ष में नहीं था और यही हमारे दिमाग में डाल दिया कर। हमें अपने कॉन्शियसनेस की बात तो करनी है और कॉलोनियल कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर घुस गया है, वेस्टर्नाइजेशन जो घुस गया है, हमें उससे बाहर निकलना है, उनकी सोच से बाहर निकलना है, उनके रेफरेंसेस से बाहर निकलना है, उनकी रिसर्च से बाहर निकलना है। हमें अपनी रिसर्च करनी है, अपनी समझ रखनी है, अपना काम करके बताना है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स बहुत हैं, ओरल हिस्ट्री बहुत सारी है, हमें उस पर बात करनी है। कोई देश दुनिया में ऐसा होगा जिसके 3 नाम हों? इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं। क्या बात है भाई? हम सड़क पे बैठे थे क्या कि आप हमें किसी भी नाम से बुलाएंगे? हम भारत थे, भारत हैं और भारत ही रहेंगे। ब्रिटिशर्स ने अपने हर चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हायर किए और रिकॉर्ड्स बनाए। और वो जो रिकॉर्ड्स थे वो बड़े ऑथेंटिक लगते थे। आप लोगों को भी बहुत ऑथेंटिक लगते हैं, जो हिस्टोरियंस बैठे हैं अगर ऑडियंस में, तो रेफरेंसेस देते भी हैं। आज उनके जो गज़ट पब्लिकेशंस थी उनको उन्होंने इतने वाइडली इस्तेमाल किया अपनी पॉलिसीज़ के लिए, कुछ रिफॉर्म्स भी लाए और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने उसको यूज़ किया। और सबसे ज़्यादा अगर यूज़ किया तो हमारी समाज को रिजिड कैटेगरीज़ में बांटने का किया, उसको समझते हुए कि किस रीजन में कौन सा ग्रुप, कौन सी कास्ट, किसको हम रिजिड बना सकते हैं, वो उस लेवल तक सोच समझ रखते थे। I'll give you references of few of them. डेंजिल एबिटसन का काम जो था वो पंजाब कास्ट पे और पंजाब सेंसस पे था 1881 का। ये बुक मेरे पास भी है क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो ये मैंने बहुत वर्ष पहले पढ़ी थी। मेरी अपनी कास्ट
हम लोग जरयाल हैं कास्ट के, मेरी अपनी कास्ट का पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि हु आर वी, हु वर वी, एंड हाउ मेनी विलेजेस एग्जिस्टेड, हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड वर possessed by us, what is our conduct, what is our behavior, what our traditional system. It is all mentioned there. And I read it about 40 years back because my father was an encyclopedia in terms of his knowledge, so he passed it on to us. तो जब मैं उसे पढ़ा तो मुझे लगा यस, ये सब था हमारे परिवारों में, क्योंकि बाय वर्ड ऑफ माउथ हमारे एल्डर्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें बताया था। तो वो रेफरेंसेस इतने यूज़फुल थे, इतने रेलेवेंट थे। वो यूज़फुल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को रीजनल लेवल पे डिस्टॉर्ट करके उन्होंने यूज़ किया। विलियम क्रूक जो हैं, उन्होंने ट्राइब्स के ऊपर और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के जितने भी थे सेंसेस, उस पे काम किया। डॉल्टन का काम जो था वो बंगाल पर था, और बेन्स का काम जो है वो 1891 की सेंसस को लेके पैन इंडिया का काम था। नेसफील्ड का नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के कास्ट के ऊपर था, और थर्स्टन का काम जो है वो सदर्न इंडिया पर था। तो ये सारा डेटा उन्होंने यूज़ किया। किस पर्पस के लिए यूज़ किया? उन्होंने इसलिए यूज़ किया, दे वॉन्टेड टू फिक्स दी फ्लूइड सोशल आइडेंटिटीज़ जो लूजली थी। जैसे कि मैंने बताया कि जो टाइटल्स दिए गए थे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये टाइटल्स थे, ये स्कॉलरली टाइटल्स थे। इनको इन्होंने ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि ये कास्ट से ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को किस तरह से प्रोजेक्ट करना है, इन्होंने वो प्रोजेक्शन शुरू की। इसी तरह से उन्होंने कास्ट में और रिजिडिटी लाते हुए कि ये कास्ट जो है ये बैकवर्ड है, ये कास्ट जो हैं ये एडवांस हैं, ये फॉरवर्ड है, ये मार्शल हैं, ये मार्शल नहीं है, ये लो कास्ट है। इस तरह की डिस्क्रिप्शन और रिजिडिटी उन्होंने इस सारे सिस्टम में लाई और पॉलिसीज़ में बनाई, और लोगों को बताना शुरू किया कि देखिए आपको ये छोटा मानते हैं, आपको ये छोटी जात मानते हैं। हमारे रेफरेंसेस में कहीं भी छोटी जात का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और इन्होंने इसलिए ये किया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो इन्होंने अपनाई, हमें सबको पता है। बाबा साहब को आज याद करने का दिन है, हमेशा हम उन्हें याद करते हैं। तो बाबा साहब को जब ये बात समझ आई कि ये मार्शल रेस और मार्शल रेजिमेंट्स जो आर्मी में बनाई गई कि सिर्फ मार्शल लोगों को लिया जाएगा, उसमें राजपूत थे, उसमें सिख्स थे, उन्होंने डिफ़ाइन की कि ये मार्शल रेसेस है, और वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया समाज में कि क्या हम मार्शल नहीं हैं। तो बाबा साहब ने 1941 में उनको एडवाइजरी बोर्ड में रखा गया था कि आर्मी की वेलफेयर के लिए। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा ब्रिटिश आर्मी की हेड की तरफ कि हमारी जो कम्युनिटी, वो माहर कम्युनिटी से आते थे, कि हम भी उतने ही मार्शल हैं जितने ये राजपूत हैं, जितने ये सिख्स हैं, जितने ये बाकी रेसेस हैं, तो हमारी भी एक रेजिमेंट बनाई जाए। तो बाबा साहब की इंसिस्टेंस पे माहर रेजिमेंट बना 1941 में, और उस रेजिमेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया। आज भी माहर रेजिमेंट आर्मी में होती है, और माहर रेजिमेंट के बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो रेजिमेंट में रेजिमेंट डे पे सुनाई जाती हैं। मॉडर्न होना ब्रिटिशर्स ने कॉन्सेप्ट लाया, लेट्स बी ऑल बी मॉडर्न, हम सबको मॉडर्न बनना है। और उस मॉडर्न का कॉन्सेप्ट मैं शायद कई बार पहले भी बता चुकी हूँ। मॉडर्न अगर डिक्शनरी मीनिंग आप देखेंगे, मॉडर्न का अर्थ होता है रीसेंट, जस्ट नाउ, इमीडिएट पास्ट, कि हमें कैसा बनना है, आज के संदर्भ में जो कुछ दुनिया में चल रहा है हमें ऐसा बनना है, हमें आज के संदर्भ में सब कुछ बात करनी है। पास्ट इज़ पास्ट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। उसका कारण सिर्फ ये था कि उन्हें मालूम था कि हमारा पास्ट बहुत ही ग्लोरियस है, हमारे पास्ट में सब कुछ है जो एक सभ्य समाज में, सभ्यता में, एक संस्कृति में होना चाहिए, वो सब हमारे पास है। उनको ये भी पता था जब तक हम इनको मेंटली स्लेव नहीं बना लेंगे, तब तक भारत में हम राज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने मॉडर्निज्म का कंसेप्ट, लेट्स ऑल बी मॉडर्न, और उस मॉडर्निज्म में वेस्टर्नाइजेशन का धीरे धीरे वो कहते हैं ना, इंजेक्शन डालते चले गए, और हम भी उस मॉडर्निटी के फ्लो में, मॉडर्न होने के चक्कर में हम उनको कॉपी करते चले गए। तो आज
एंड उनका पास्ट, और उनके पीछे ये भी एक समवेयर इन देयर सबकॉन्शियस माइंड दे ऑल्सो हैड दिस आइडिया कि उनका पास्ट कितना हॉरेंडस था, फुल ऑफ मिजरी था, फुल ऑफ चीटिंग था. सो दे न्यू दैट देयर पास्ट कैन नॉट बी रेफर्ड टू. तो उन्होंने उठा करके कहा आप अपना पास्ट भूल जाए, हम अपना पास्ट भूल जाते, लेट्स बी मॉडर्न. तो उन्होंने हमें मॉडर्न बनाने के चक्कर में, बट सबसे अच्छी बात है आज के समय में भी, आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो जिस तरह से हम अपने नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं शायद ही कोई देश मनाता होगा. और आज भारत जो है, वी ऑल नो दैट we have become envy for the West because we are reclaiming our past, we are reclaiming our economy, we are basically an intelligent nation, we are basically very creative nation, we are basically highly educated. हमारे व्यवहार में बर्बरता आती ही नहीं है, हमारे स्वभाव में बर्बरता नहीं है. तो आज के समय में जहाँ हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट 7.7% है और 7.8 भी क्लेम करते हैं, 8.2 भी करते हैं, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो बिल्कुल नेगलेक्टेड थी बहुत अच्छी हुई है. और हम यहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि जो डिफेंस के जितने इक्विपमेंट हैं, वेपन्स हैं, हम बनाने लग गए हैं. ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, वो वियतनाम, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ये सारे नेशंस हमारे से ख़रीदने लगे. ब्रह्मोस की सक्सेस सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में आप सब ने देखी. देन आकाश जो मिसाइल सिस्टम है, अस्त्रा जो मिसाइल सिस्टम है, पृथ्वी और अग्नि जो मिसाइल सिस्टम है, ये सब का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो नाग के नाम से है, उस पे हम बिज़नेस कर रहे हैं. तेजस पे हम बिज़नेस कर रहे हैं. ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हमारे बनाए हुए हैं. कॉम्पैक्ट ड्रोन्स हमारे बनाए हुए हैं. अर्जुन मेन बैटल टैंक हम बना रहे हैं और इस पे हम बिज़नेस कर रहे हैं. और India has recorded this year the highest ever exports for the nation, which is $863.1 billion. You need to applaud this for the nation. डिजिटल इंडिया का रूप हम सब ने देखा है. यूपीआई ट्रांजैक्शन 2 मिनट में करते हैं. आई नो मोर कैरी कैश इन माई पर्स. आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस इज़ डूइंग एनी मोर. रोड्स, रेलवेज़, फ्रेट, सब पे, वाटरवेज पे, सब पे काम हो रहा है. आप अगर अपने दिल्ली से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा बनता चला जा रहा है. सीमेंट प्रोडक्शन में हम बहुत आगे निकल गए हैं. स्टील प्रोडक्शन में हम बहुत आगे निकल गए हैं. फॉरेन रिजर्व्स हमारी आज के डेट में $700 बिलियन को टच करिए. 697 इज़ अराउंड $700 बिलियन. इन्फ्लेशन इज़ वेरी लो. FDIs and FIIs are coming back to India. वो ठीक है, ट्रंप ने जो शोर मचा रखा है ईरान में, उसकी वजह से ऊपर नीचे कुछ कुछ होता रहता है. बट दिस इज़ हाउ वेयर वी स्टैंड टुडे. वी आर proud Indians today, and at every forum worldwide people are talking about our growth story. We are the 4th economy, emerging economies of the world. 2047 target हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिसको हमें अचीव करना है. आप सब ने मिलकर अचीव करना है. ये सब बातें मैंने आपको कही, किस लिए कही? वो इसलिए कही कि आज का ही एक दिन है जब हम आपसे मन की बात कर सकते हैं, एक दूसरे से मन की बात कर सकते हैं कि हमें भारतीय होना और भारतीय होने का गर्व क्यों महसूस करना चाहिए. बाबा साहब की एक स्पीच जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 25 नवंबर 1949 में दी, उसको मैं रिप्रोड्यूस करती हूँ. वही मेरा एप्रीहेंशन है जो उन्होंने वहाँ कहा था. ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री. What would happen to her independence? Question mark, question mark, question mark. Will she maintain her independence or will she lose it again? Question mark, question mark, question mark. This is the first thought that comes to my mind. It is not that India was always an independent country, never subjugated. The point is that she once lost the independence she had. Will she lose it second time? It is this thought which makes me anxious for the future. He said it in Constituent Assembly. It is this thought which makes me unconscious. It should make all of you anxious to believe that we should not compromise on our
इंडिपेंडेंस। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत बहुत बधाई आप सबको। लेक्चर थोड़ा लंबा था पर आज का दिन ऐसा था जो आपसे मन की बात करना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच।